नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात पे चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात ही जो है वो शेयर बाजार की सेहत, उसकी दिशा और उसकी सीरत को तय करेंगे और इन्हीं के आधार पे इन्वेस्टर्स का रिटर्न और रिस्क यानी रिस्क रिवार्ड ये तय होगा। इन्वेस्टर्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं या नुकसान उठा सकते हैं, बहुत कुछ ये मिडिल ईस्ट के हालात तय करेंगे। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी इकॉनमीज हैं, चूंकि मिडिल ईस्ट जो है वो एनर्जी सप्लाई लाइन का एक अहम हिस्सा है और दुनिया की सारी इकॉनमीज के लिए 25 से 30% जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है। और ये अगर जो नॉर्मलसी यहाँ पे रिस्टोर नहीं हुई तो ये समस्या जो है दुनिया की सारी इकोनॉमीज के लिए एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी, दूरगामी समस्या खड़ी हो जाएगी, एक परपीचुअल समस्या खड़ी हो सकती है और दुनिया के इकोनॉमीज को बहुत कठिन आर्थिक हालात में पहुंचा सकती है और भारत भी उनमें शामिल है, उन इकोनॉमीज में जिसको इसका दुष्परिणाम झेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो भारत में चूंकि भारत को भी झेलना पड़ेगा ये हालात, तो अगर भारत झेलेगा तो भारत के शेयर बाजार उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। इसलिए जो है इस समस्या पर, मिडिल ईस्ट के हालात पे चर्चा करना और उसकी बारीकियों पे गौर करना निहायत ज़रूरी है। हुआ ये कि ये वीडियो आप तक जब पहुंचेगा उससे पहले के 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है और वो इतना चौंकाने वाला है कि कहाँ दुनिया ये उम्मीद कर बैठी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन पे अंकुश लगाने के लिए एक बिल पेश किया था, एक प्रस्ताव पेश किया था, उसको ट्रंप की पार्टी के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन प्रदान कर दिया और वो बिल डेमोक्रेट्स का पास हो गया। और उस बिल में ये साफ साफ प्रोविज़न था कि ईरान पे अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को आक्रमण करना है तो उसके लिए पहले उन्हें कांग्रेस के दोनों सदनों यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से ट्रंप को जो है उनको जो है वो मतलब इस तरीके से घेर दिया गया था कि वो अब अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सीनेट में अभी इसका पास होना बाकी है। सीनेट में भी अगर पास हो जाता है तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस हैं, वो अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं या और दूसरे जो है वो तौर तरीके अपना सकते हैं जिसके लिए वो फेमस हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो टैरिफ पे दिया था उसके भी वो बावजूद वो अपना मनमानी करने पे उतारू हैं और फिर उन्होंने टैरिफ के नए नए ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए कि साहब फोर्स लेबर का टैरिफ लग सकता है, फलाना टैरिफ लग सकता है, डिमका टैरिफ लग सकता है। तो यानी वो जो उनके मन में आता है वो करते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अंकुश के लगाए जाने के बावजूद मिडिल ईस्ट में हुआ क्या। एक बार तो ये लगा था कि अब ट्रंप जो है रास्ते पे आ जाएंगे और अपनी फितरत में कुछ तब्दीली लाएंगे।
अपने बड़बोलेपन पे जो है कुछ लगाम लगाएंगे और पीस डील जो है वो जल्दी ही वो हो जाएगी और दुनिया के हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन इन सब बातों पे पानी उस समय फिर गया जब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर चिंगारी भड़क गई। हुआ ये कि नेतन्याहू ने अचानक बेरूत पर हमला कर दिया। वहां मिसाइलें दागी और बड़े पैमाने पे बमबारी की और ये बमबारी आबादी वाले क्षेत्रों में हुई और नतीजा ये हुआ कि ईरान इस पे भड़क गया। वैसे भी इजराइल ने जो युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं की थी उसको मानने से इनकार कर दिया और उसने जो है लेबनान के इलाकों में जो है वो बमबारी जारी रखी, आक्रमण जारी रखा और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जो है उसके कई इलाकों में आगे बढ़ने का प्रयास किया। हिजबुल्लाह ने इसका माकूल जवाब दिया। अब हुआ क्या कि जब बैरूत पे आक्रमण किया इजराइल ने तो ईरान आग बबूला हो करके एग्रेसिव हो गया और उसने ताबड़तोड़ खैबर शिखौन मिसाइल, ये बहुत घातक मिसाइल है और उसके जखीरे का ये एक नया प्रयोग था और इसने ताबड़तोड़ इन मिसाइलों को दागना इजराइल की तरफ शुरू कर दिया और इजराइल के हाइफा और तेल अवीव और डिमो ये जो परमाणु ठिकाने वाला इलाका है इजराइल का जहां उसका जखीरा रखा हुआ है वहां पे ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी और ये आक्रमण इतना भयावह था, इतना भीषण आक्रमण था कि लोगों का कहना ये है कि आसपास के कई किलोमीटर तक जो है उसका कंपन महसूस किया गया। और खबरें ये भी हैं जो खाड़ी क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, वहाँ उनके सूत्र हैं और उनका जो है वो रोज़मर्रा की घटनाक्रमों से निकट का वास्ता है, वो जानते गए, बात करते गए, वहाँ के लोगों से बराबर संपर्क में रहते हैं। उनका कहना ये है कि साहब इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली इजराइल को कि कुछ कहने नहीं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी जो है वो जम के आक्रमण करना शुरू कर दिया उसी समय। दूसरी तरफ ईरान का आक्रमण हो ही रहा था। अब ऐसे हालात के अंदर ये भीषण आक्रमण जब ईरान ने किया, हिजबुल्लाह ने किया, तो दोनों तरफ से जब आक्रमण हुआ तो नेतन्याहू की जो है वो रूह कांप गई और तबाही के मंजर की जब उनको जानकारी मिली तो उनको डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाना पड़ा। अब एक तरफ ये भी लोग कह रहे हैं, जानकारों का ये भी कहना है, मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए जितने जानकार हैं या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की पकड़ जिनकी अच्छी खासी है, कि साहब ये जानबूझ करके डोनाल्ड ट्रंप ने कराया और उसके पीछे का मकसद कुछ और है। अब मकसद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, अब ये सच्चाई इसमें कितनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कराया कि नहीं कराया इजराइल के थ्रू, अब इस बारे में कह पाना तो बहुत मुश्किल है। अब ये दोनों बातें तो केवल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। अब जब ईरान का रुख और ईरान के आक्रमण का जो मैग्नीट्यूड था उसको जब ट्रंप को पता लगा तो लोगों का कहना ये है कि वर्चुअली वो पाकिस्तान से गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा कि भाई आपके मंत्री वहाँ ईरान में मौजूद हैं, आप जो है किसी तरीके से ईरान को समझाइए कि वो अब आगे की कार्रवाई रोक दें। और देखते ही देखते डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ईरान मान गया, ईरान ने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा क्या की कि ईरान की
जो संपत्ति उसके पास जब्त है, वो उस संपत्ति को जो अरबों डॉलर की है, अरबों डॉलर की, वो संपत्ति का नीलाम करेंगे। उस संपत्ति को नीलाम करने के बाद जो भी रकम आएगी वो उन खाड़ी देशों को देंगे जहां की ईरान के आक्रमण के कारण उनका नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई जो है, मतलब दूसरे अप्रत्यक्ष तौर पर उनके कहने का आशय ये कि ईरान ने बर्बादी की तो ईरान जो है उसकी भरपाई करेगा, और उसके एसेट्स उनके पास है, तो ऑक्शन में जो पैसा मिलेगा वो उन खाड़ी के देशों में जहां की बर्बादी हुई है उनके पुनर्निर्माण के लिए उनको दे दिया जाएगा। अब ये सुनते ही ईरान जो है वो आग बबूला हो गया। अब आप देखिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की फितरत और नेतन्याहू की फितरत, ये सब आपके सामने है। इसको कोई एक्सप्लेन करने के लिए कोई बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत आपको इसमें जो है वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कोई डिप्लोमेट होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा प्लेन सा मामला है। यानी आप सोचिए कि आक्रमण अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे किया, ईरान ने किसी पे आक्रमण नहीं किया, और आक्रमण के पहले से ईरान जो है इस बात के लिए आगाह करता रहा अमेरिका को, इजराइल को, कि आप अपनी हरकत से बाज आइए। इसके अलावा ईरान ने खुले तौर पर खाड़ी के उन मुल्कों को भी वार्निंग दी थी जिनके यहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, यानी अमेरिकी फौजों के बेसिस हैं, और वो अमेरिका को हर तरीके का सहयोग प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये बेसिस नहीं हटे, इन बेसिस का अगर इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध हुआ तो फिर ईरान जो है इन देशों के विरुद्ध जो है, खाड़ी के देशों के विरुद्ध जो है, संबंधित देशों को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, और उन बेसिस की तबाही में अगर कहीं उनका नुकसान होगा तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। अब देखिए आप, गुनाह किसने शुरू किया? गुनाहगार है अमेरिका और इजराइल, और ईरान ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी। उसके बाद उन बेसिस का भी इस्तेमाल ईरान के विरुद्ध हुआ। ईरान ने अपने वादे के मुताबिक, अपनी घोषणा के मुताबिक कार्रवाई की। अब ये कार्रवाई कोई ईरान ने एक तरफा तो की नहीं, उसके लिए मजबूर किया इजराइल और अमेरिका ने, और उसी की संपत्ति अमेरिका नीलाम करेगा और उसकी भरपाई उन देशों को करेगा जो उसके गोद में बैठे हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो उसके लिए काम कर रहे थे युद्ध के दौरान। तो अब आप ये सोचिए कि इन हालात के अंदर क्या आपको लगता है किसी सामान्य आदमी को लगेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो पाएगी? अब अभी देखिए, एक अभी हॉर्मुज क्षेत्र के अंदर अभी यूएस नेवी ने एक जहाज पे आक्रमण कर दिया। वो ऑयल या गैस टैंकर था, और वो जहाज में आग लग गई। नतीजा ये हुआ, खबर ये भी है कि जो लाइफ बोट्स थी वहां भी आग लगी हुई, और उनमें 24 के करीब भारतीय, और वो अपनी जान बचाने की कल गुहार लगा रहे थे। अब आप ये सोचिए कि ये अमेरिका की नेवी की हरकतें हैं हॉर्मुज में, और आप हर्जाना किसको दे रहे हैं? दिला रहे हैं, उसकी संपत्ति उसकी है ईरान की, और आप बेच करके उनको दे रहे हैं जो आपके इन गलत कामों का साथ दे रहे हैं। तो अब ऐसे में डील क्या संभव है? अब ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं कि डील खटाई में क्यों पड़ी है और दोबारा जंग के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है
कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे ईरान, जिसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। भाई आप कौन होते हैं उसका यूरेनियम लेने वाले? आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? हाँ, अगर शायद वो ये कहता कि भाई आप रूस को दे दीजिए जो ईरान का मित्र है, या चीन को दे दीजिए जो उसका मित्र है, तो बात समझ में आती है, एक बार ईरान सोच सकता था। लेकिन वो अमेरिका को दे दीजिए। अब ये ट्रंप की कौन सी शर्त है? इसको क्या ईरान मानेगा? कतई नहीं मानेगा, और ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। और दूसरी चीज़ ये, अब ट्रंप साहब ये कहते हैं, जिद पे अड़े हुए हैं कि आप अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट कार्यक्रम जो है वो बंद करना पड़ेगा आपको। अरे भाई, ईरान ने कह दिया कि भाई ये हमारा अपना अधिकार है, हम नहीं बंद करेंगे। हम आपको जब कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण पर्पस से जो है ऊर्जा के लिए जो है हम ये इनरिचमेंट कर रहे हैं, हम नहीं बंद करेंगे। अब मामला ये अटक गया और ट्रंप अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, आपको करना पड़ेगा, दो में से एक को तो मानना पड़ेगा। तीसरी चीज, वो जो है ईरान इस बात पे अड़ा हुआ है क्योंकि उसने साफ तौर पे घोषणा कर रखी है और उसकी एक नीति है, साफ तौर पे एक नीति है कि वो गजा और लेबनान इन दो के साथ खड़ा है, और कोई भी डील अगर पीस डील होगी तो उसमें लेबनान और गजा मसले को जो है वो शामिल किया जाए। और जब तक इनका समाधान नहीं निकलता है समस्याओं का, तब तक डील पे वो दस्तखत नहीं करेगा और न डील मानेगा। अब ट्रंप जो है या अमेरिकी प्रशासन, वो इन मुद्दों पे मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना ये है कि गजा और लेबनान इन दो मसलों को डील में शामिल ना किया जाए, जबकि ईरान का कहना यह है कि हम वचनबद्ध हैं, ये हमारी नीति है, हमारा नीतिगत फैसला है, हम लेबनान को अकेले नहीं छोड़ सकते, अधर में नहीं छोड़ सकते, गजा के मसले को हम अधर में नहीं छोड़ सकते। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि इजराइल और अमेरिका की जो फितरत है, जो गजा के मामले में और लेबनान के मामले में इन दोनों मुल्कों ने अब तक अपनी फितरत का प्रदर्शन किया है, उस आधार पे ईरान कतई इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब आप ये बताइए कि गजा लेबनान का मसला, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मामला, एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको अमेरिका को सौंपे जाने का मसला, जब ये ट्रंप अड़े हुए हैं कि नहीं, इस पे अमेरिका जो है वो कोई समझौता नहीं करेगा, ईरान को इन मुद्दों पे नरम होना पड़ेगा, वो खुद नरम होने को तैयार नहीं है, लेकिन ईरान से अपेक्षा कर रहा है कि वो नरम हो जाए। ईरान क्यों नरम होगा? ईरान ने साफ मना कर दिया, नहीं साहब हम मानने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये डील नहीं हुई तो आगे होगा क्या? आगे यही होगा कि ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चालबाजी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध विराम की घोषणा एक लंबे समय तक करने के बाद वो अपनी युद्धक सामग्री, अपनी युद्ध क्षमता, इसको जो है वो बढ़ाने में और जो कुछ नुकसान हुआ है उसको रिप्लेनिश करने के लिए एक टाइम बाई करना चाहते हैं, क्या है मसला, और उसके बाद जो है वो नए सिरे से फिर ईरान पे आक्रमण करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जब ईरान के साथ वार्ता चल रही थी, ओमान इसमें मीडिएटर था, तो उस वार्ता का लगभग वो वार्ता काफ़ी हद तक सफल थी, जैसा लोग बताते हैं डिप्लोमैट्स, या जो हल्के में जो ओमान तक ने इस बात पे जो है संकेत दिया था कि वार्ता लगभग पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी और लगभग कंक्लूड होने वाली थी, और कोई ना कोई एक समझौते के लिए जो है ईरान काफ़ी हद तक नरम पड़ गया था, और ईरान जो है वो तैयार था कुछ मसलों पे कि आगे बातचीत हम करेंगे इस पे, और हम इस पे जो है कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने के लिए हम सोच सकते हैं।
लेकिन इसी बीच में जो है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। अब ऐसे फितरत वाले मुल्कों पे आप या उनके डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू पे ईरान कैसे भरोसा कर सकता है? अब उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बयान दे देंगे, कब क्या कह देंगे, अब उससे जो है वो सारा जो बना बनाया काम है उस पर पानी फिर जाता है, जो हुआ मिडिल ईस्ट में इस मामले में। तो अब इन हालात के अंदर अब स्थिति जो है वो दिन पे दिन जो है वो ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हैं। ईरान पहले से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। अब इन हालात के अंदर वो जो है अगर फिर कुछ लेबनान को लेके या गज़ा को लेकर के कुछ और नई चिंगारी भड़कती है तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर इजराइल ने फिर कोई नापाक हरकत ईरान के ही विरुद्ध कर दी या ट्रंप ने ही ईरान के विरुद्ध कुछ कर दिया या हॉर्मूज में ही कुछ ऊटपटांग हरकत कर दी, तो इसका क्या होगा, खामियाजा कैसे सामने आएगा, अब ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तयशुदा चीज़ है कि नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेबनान का मसला अभी भी ज्वलंत बना हुआ है और ईरान किसी भी कीमत पे लेबनान के मामले में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उधर यमन ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि अगर नेतन्याहू और ट्रंप ने कुछ भी ऐसा किया जो ईरान की घोषणाओं और ईरान के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा, तो बाब अल मंदेब जो लाल सागर का व्यापार का रास्ता है, समुद्री व्यापार का, वो बंद कर दिया जाएगा। और खबरें ये भी हैं कि यमन ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान और यमन ने मिल करके ये पूरी तैयारी कर ली है कि वो जब चाहेंगे, जिस क्षण चाहेंगे, उस समय जो है बाब अल मंदेब के रास्ते को वो रोक देंगे। और तब दुनिया की जो सप्लाई लाइन है, चाहे वो दूसरे मर्चेंडाइज ट्रेड हो, चाहे वो एनर्जी सप्लाई लाइन हो, वो 30 से 40% जो है वो लड़खड़ा जाएगी। और उसके बाद दुनिया में क्या आर्थिक हालात पैदा होंगे, इसकी कल्पना करना बेमानी होगी। ये हकीकत जब होगा ये, और जो हालात पैदा होंगे वो हमारे और आप सबके सामने आएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि ये बता देना आपके सामने, जो ताज़ा तबसरा है वो मैंने पेश किया। और ये इस पे गौर करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के हालात पे अगर दो टूक और सही जानकारी और ताज़ा तरीन जानकारी से अगर हम वाकिफ़ नहीं होंगे तो शेयर बाज़ार किस करवट, कौन सी करवट, अगली करवट कौन सी लेगा, करवट किधर लेगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल होगा। पैसा हमारा आपका लगा है तो हमें आपको जो चीज़ शेयर बाजार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, कच्चे तेल के भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, और उससे पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो कैसे होंगे, ये अनुमान हम तभी लगा सकते हैं जब उस मूल समस्या की जानकारी हमको ताज़ा तरीन होगी और उसके सारे समीकरणों की जानकारी हमको होगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो, ये तबसरा आपके सामने पेश किया। अगर कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो ताज़ा तरीन हालात से वाकिफ़ हो सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें।
थैंक यू।